रितु, ये क्या लाई है अपने मायके से? तेरी माँ कभी कुछ ढंग का देती ही नहीं है। पुराने बक्से में से साड़ी निकाल कर दे दी। ऐसी साड़ी तेरी माँ ही पहनती होगी, मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगी। तुझे क्या अपने ससुराल का स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है, जो तू ये साड़ी बिना सोचे समझे उठा कर ले आई है? गीतांजलि जी ने कड़कती आवाज़ में कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर मम्मी मेरे साथ ही जाकर नई लेकर आई है। रखी हुई पुरानी साड़ी नहीं है, रितु ने कहा। ये सुनकर गीतांजलि जी की त्योरियां चढ़ गई। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तू और तेरी माँ दोनों सच्ची हो, और तू मुझसे जुबान क्यों लड़ा रही है? अब घर में आ गई तो काम संभाल। खाने पीने का सारा काम रखा है। सबसे पहले मेरे कमरे में एक कप चाय पकड़ा देना, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू करना। मुंह बनाते हुए वो साड़ी चुपचाप हाथ में लिए अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने वो साड़ी खुद पर लपेट कर देख ही रही थी कि अचानक से रितु आ गई। गीतांजलि जी सकपका गई और फटाफट साड़ी एक तरफ रख दी और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय बन गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है और आप अदरक के बिना चाय नहीं पीते हो। मनोज भैया से मंगवा दीजिए। और चुपचाप साड़ी पर नज़र डालकर रितु कमरे से बाहर चली गई। रितु की शादी को 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में उसकी सास ने उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात में उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। रितु भी चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर ही निर्भर था। रितु का पति विपिन अपने पिताजी की दुकान पर बैठता था और काम संभालता था। गीतांजलि को इसी बात का घमंड था कि उसका बेटा उसकी दुकान में कम से कमाता है और वो हर महीने बेटे को कुछ रुपये सैलरी के रूप में देते हैं, और वो रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। काम तो विपिन सुबह से रात तक करता था, पर उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। विपिन की शादी एक मध्यवर्गीय परिवार से तय कर दी गई थी। रितु 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। घर वालों ने जैसे तैसी शादी कर दी। आगे भी 2 बेटियों की शादी करनी थी। शादी के वक्त गीतांजलि ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 2 सालों में रितु के मायके वालों से हर त्योहार और शगुन के नाम पर रुपये और कपड़े मंगवाती रही। रितु के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे। वो ज़्यादा महंगा तो दे नहीं पाते थे, फिर भी इस बेटी ससुराल में सुखी रहे उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करते थे। पर रितु की सास कभी खुश नहीं होती थी। उसके मायके से कपड़े महंगे ना आते, पर पहनने लायक जरूर होते थे, और गीतांजलि जी बेवजह सुना देती थी, पर हर साड़ी वो पहनती जरूर थी। अपने घमंड के आगे वो रितु की भावनाओं को कुचल देती थी। उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीतांजलि जी और अशोक जी की 3 संतानें हैं। बड़ी बेटी ज्योति की शादी वो इसी शहर में 4 साल पहले कर चुके हैं। बेटे विपिन की शादी रितु से करा कर दी, और अब वो अपने सबसे छोटे बेटे मनोज के लिए लड़की तलाश रहे थे। मनोज की शादी वो ऊंचे और अमीर परिवार में करना चाहते थे, क्योंकि मनोज एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। गीतांजलि जी अपने छोटे बेटे के से बहुत लाड लड़ाती थी, क्योंकि हर महीने वो अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा उनको देता था। उन्हें बहुत घमंड था कि वो छोटे बेटे के लिए बहुत अमीर घर की लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर देगी। अपनी बड़ी बहू पर दिन रात ताने बरसाने वाली गीतांजलि जी उसे कभी सुकून से बैठने नहीं देती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। रितु की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को समझाता था कि भाभी भी इसी घर की है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत किया करो, पर वो समझती नहीं थी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जूती के नीचे दबाकर रखा जाता है, वरना वो सिर पर बैठने लगेगी। एक दिन रितु के पापा किसी रिश्तेदार की शादी में उसी शहर में आए थे, तो वो रितु से मिलने के लिए चले गए। जाते वक्त वो फल की टोकरी ले गए। गीतांजलि जी ने फिर सुना दिया, समधी जी बेटी के घर मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं, ना कि सस्ते भाव में मिल रही फलों की टोकरी। अब भला फलों से कैसे मुंह मीठा किया जाता है? अब देखो ना, हमने आपके स्वागत में 2 तरह की मिठाई रखी है, चाहते तो हम भी फल रखकर काम निपटा देते। ये सुनकर रितु के पापा सुन्न रह गए।
वो बिना कुछ खाए पिए बेटी को आशीर्वाद देकर ही आ गए। रितु की भी आंखें भर आई, पर वो मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था और पति अपने माता पिता पर निर्भर था। सच ही कहा है, किसी ने पति का साथ मिले तो पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है। कुछ समय बाद रितु की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फ़ोन पर यह खुशखबरी सुनकर रितु बहुत खुश हुई। वो शादी में जाने की तैयारी करने लग गई। ये क्या बहू, तेरे पापा ने हमें तो कुछ नहीं कहा और तू जाने के लिए भी तैयारी करने लग गई। क्या उन्हें पता नहीं कि इतनी बड़ी खुशखबरी है? तो समधियों के घर 5-10 किलो मिठाई भिजवा दें, ताकि हम भी यहाँ पड़ोसियों की मिठाई बांट दें। मम्मी जी, पापा जब मुझे लेने आएंगे तो मिठाई के डिब्बे भी ले आएंगे। अब तो मुझे ये बताइए कि बहन की शादी में क्या उपहार दूं? उपहार देने के नाम से गीतांजलि जी बोलती बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, तू लिफाफा दे आना। वैसे भी हमारा कुछ देने का नेक नहीं बनता है। रितु को पता था कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे जोड़ रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने पैसे उसी में मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सके। रितु के पापा मिठाई के डिब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए। शादी में एक दिन पहले रितु के सास ससुर, देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में गए और वही मनोज को एक लड़की पसंद आ गई। मालूम करने पर पता चला कि वो रितु के मामा की बेटी है, तो अमीर परिवार से है। अब तो गीतांजलि जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। आपके लिए सब बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बस इज्जत और मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना कुछ अच्छा क्यों ना भेज दे। रागिनी की बात सुनकर आज रितु को भी हिम्मत आ गई। मम्मी जी, रागिनी ठीक कह रही है। आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहे या उनका अपमान करें। आज आपकी बेटी ज्योति दीदी के ससुराल वाले आपका अपमान करें। आप चाहे तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बातों के लिए आपको ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा? हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही हमें भी है। हमारे हर काम में मीन में निकाल कर आप हमारी माँ को दोष देती हो कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। ये क्या बात हुई? अब हम कुछ भी गलतियाँ करेंगे तो आप प्यार से सिखाएंगे। मायके वालों को दोष देने से क्या होगा? वो तो दोबारा सिखाने नहीं आएंगी। मायके से कोई सामान आए तो आपको 100 कमियां निकालनी है। मायके से कोई आए तो आपको उसका अपमान करना है। जब आप हमारे मायके वालों का सम्मान नहीं करेगी तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे? इज्जत और मान सम्मान तो सबका होता है। गीतांजलि जी का आज घमंड टूट चुका था। छोटी बहू तो क्या, अब बड़ी बहू भी उन्हें आईना दिखा रही थी। अपनी बहुओं के मुंह से ये सब सुनकर उन्हें ग्लानि महसूस हो रही थी। तभी पीछे खड़ा छोटा बेटा मनोज भी बोलता है, मम्मी, रागिनी और रितु भाभी कुछ गलत नहीं कह रही हैं। अगर ये दोनों आपका अपमान करें तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप इनके मम्मी पापा के लिए बोलोगे तो इन्हें भी बुरा लगेगा। अब वो ज़माना गया जब लड़की वाला या लड़की अपना अपमान सहन कर लेते थे। आजकल तो सब बराबर है। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। विपिन भी दुकान से आ रहा था। उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में हामी मिलाई। आज गीतांजलि जी चुप थी, अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनकर। उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था और उन्होंने तय किया कि वो बहुओं के मायके वालों के खिलाफ और वहाँ से कुछ भी उपहार आए कभी अपशब्द नहीं बोलेगी और सदा उनका सम्मान करेगी। आज रितु खुश थी कि उसकी बहन ने उसके दर्द को समझा और रागिनी खुश थी कि उसने अपनी सासू माँ को सही रास्ते पर ला दिया। तो दोस्तों, जीवन का एक ही नियम है, जो दोगे पलट कर वही वापस मिलेगा। इसलिए मान सम्मान पाना है तो सामने वाले को भी सम्मान देना होगा, वो चाहे बहू के मायके वाले ही क्यों ना हो। हर इंसान सम्मान का अधिकार होता है।